बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के माध्यम से आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ कि भाषा क्या होती है, बोली क्या क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो बच्चों हम लोग सुनते हैं, सुनिए आप लोग, मैं पढ़ती हूँ। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर, संकेत के द्वारा या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा है सांकेतिक, तीसरा है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? विचारों को बोलकर प्रकट करना। लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। मौखिक भाषा जो है, जैसे हम अपनी बातचीत को एक दूसरे से कहते हैं, उसमें लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट करना, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। और तीसरा है लिखित भाषा। विचारों को लिख कर प्रकट करना, लिपि का प्रयोग करना। लिपि मतलब होता है जो लिखा हुआ है, या लिखना, या लिखा हुआ को पढ़ना। तो लिखित भाषा जो है वो लिपि का प्रयोग करना। अब है बोली। ये तो आपने बच्चों भाषा देखा। अब हम बोली के बारे में बताते हैं कि बोली क्या होती है। बोली यह भाषा का स्थानीय रूप होती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह प्रयोग होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं हम लिपियां देखते हैं। ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आता है कि आप कौन सी भाषा में एग्जाम दे रहे हैं, कौन सी लिपि में एग्जाम दे रहे हैं, हमारी हिंदी की भाषा कौन सी है, कौन सी लिपि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, और ये ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि हिंदी और संस्कृत की जो भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है, उसको कौन सी लिपि कहा जाता है। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। हिंदी और संस्कृत जो है वो लिपि है देवनागरी। संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी। और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। बांग्ला भाषा की लिपि है बंगला। और तमिल भाषा की लिपि है तमिल। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा बच्चों फारसी लिपि है। और अंग्रेजी भाषा रोमन की लिपि है। ये तो हमने लिपियों के बारे में भी जानकारी कर लिया। भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी इकाइयाँ हैं भाषा की? तो एक है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द पद, और चौथा है वाक्य। अब हम देखते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता परिवार में रहकर सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। तो फिर राष्ट्रभाषा क्या होगी? देश के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रभाषा, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा, राजकाज की भाषा, जिसमें राजकाज का काम होता है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित करने की तिथि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। अब देखते हैं बच्चों व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अब प्रश्न है, अभ्यास का प्रश्न है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है भास, दूसरा है भाष। देखिए एक भास और भास दोनों एक ही जैसा है बच्चों, लेकिन ए वाला जो भाष मूर्धन्य श है इसमें अ मिला हुआ है, इसमें स्वर मिला हुआ है। लेकिन जो बी वाला मूर्धन्य स है इसमें आधा अक्षर है, मूर्धन्य स आधा है
और इसमें अ नहीं मिला हुआ, स्वर नहीं मिला हुआ है। वैसे जो ये सारे वर्ड हैं, ये क और श मिलके छ बनता है। तो यहाँ पर जो भी ये संयुक्त व्यंजन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो भास है ये इसमें स्वर नहीं मिला है, ये सिर्फ व्यंजन है। तो ये भास धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, मन के विचारों को बोलकर संकेत के द्वारा या लिखकर प्रकट करने को क्या कहते हैं? ए है भाषा, बी है लिपि, सी है व्याकरण और डी है वाक्य। तो ए है भाषा, मन के विचारों को बोलकर संकेत के द्वारा या लिखकर प्रकट करने को भाषा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सा भाषा का रूप नहीं है? ए है मौखिक, बी है लिखित और सी है अदृश्य और डी है सांकेतिक। तो अभी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की भाषाएं हैं। ए है मौखिक, बी है लिखित और डी है सांकेतिक। ये तीनों भाषाएं हमने पढ़ी थी अभी। और सी जो है इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, सी अदृश्य। चौथा नंबर प्रश्न है, भाषा के किस रूप में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है? तो बोल करके प्रकट करने वाली भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा। इसका ए आंसर सही है। 5वां नंबर है प्रश्न, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि। ए है देवनागरी लिपि, बी है फारसी लिपि, सी है तमिल लिपि और डी है रोमन लिपि। तो अभी हमने पढ़ा था इधर कि उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, तो बी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा के किस रूप में विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है? तो संकेत के द्वारा यहाँ पे लिखा है सांकेतिक भाषा। तो संकेत मतलब हाव भाव के द्वारा उसको प्रकट करते हैं। ए है मौखिक, बी है सांकेतिक, सी है लिखित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर सही है, सांकेतिक भाषा। 7वां प्रश्न है, भाषा के किस रूप में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लिखकर। लिखित भाषा होती है जिसको लिख करके प्रकट किया जाता है। बच्चों ये जो अभी आपने पढ़ा है, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से इनको देखिए, पढ़िए। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो किसी भी चीज़ का, जैसे टीचर के लिए भी है, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, भाषा के किस रूप में लिपि अनिवार्य है? तो आप बताइए भाषा के किस रूप में लिपि अनिवार्य है? ये इसका सही उत्तर है सी, लिखित। लिखित में लिपि अनिवार्य होती है बच्चों। 9वां प्रश्न है, भाषा का स्थानीय रूप कहलाता है। आप बताइए भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? ए है लिपि, बी है विचार, सी है व्याकरण और डी है बोली। तो भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, इसलिए डी आंसर सही होगा। बोली का क्षेत्र होता है, प्रश्न नंबर 10 है, बोली का क्षेत्र होता है। ए है सीमित, बी है असीमित और सी है विस्तृत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सीमित। प्रश्न नंबर 11 है, किसी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह का प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिखने के लिए हम जिस संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ए है बोली, बी है भाषा, सी है लिपि और डी है व्याकरण, तो उसको लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि आपने अभी अभी पढ़ा था रोमन। ए है रोमन, रोमन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन लिपि नहीं है? तो ए है फारसी, बी है देवनागरी और सी है हिंदी और डी है गुरमुखी। तो आपने सभी भाषाओं के बारे में पढ़ा है कि ये लिपि है, लेकिन हिंदी भाषा के लिए हमने हिंदी कहीं नहीं पढ़ा कि ये लिपि है, ये एक भाषा है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, हिंदी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भाषा की इकाई नहीं है? ए है वर्ण, बी है ध्वनि, सी है शब्द और डी है विचार। तो विचार भाषा की इकाई नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में रहकर सीखता है वह क्या कहलाती है भाषा? ए है मातृभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है
राजभाषा और डी है संपर्क भाषा। तो बच्चा अपने परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसको कहते हैं मातृभाषा। ए आंसर सही है। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा प्राप्त है? ए है मातृभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है राजभाषा और डी है संपर्क भाषा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा हिंदी भाषा का दर्जा जिस भाषा को प्राप्त है वह है राजभाषा। राजभाषा हिंदी भाषा का उसको हिंदी भाषा का दर्जा प्राप्त है संविधान में। 18 प्रश्न नंबर, राजभाषा से तात्पर्य क्या है? वो ए है आम बोलचाल की भाषा, बी है राजकाज की भाषा, सी है व्यापार की भाषा, डी है संपूर्ण राष्ट्र की भाषा। तो ये है 18 नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है कि राजकाज की भाषा है राजभाषा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी सन 1950 को, सी है 14 सितंबर 1949 को और डी है 14 नवंबर 1949 को। तो अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों की 14 सितंबर सन 1949 को। ये प्रश्न नंबर 19 हो गया। अब प्रश्न नंबर 20 का देखते हैं। व्याकरण वह डैश है, व्याकरण वह जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। ए है शास्त्र, ए है शास्त्र, बी है शस्त्र, सी है अस्त्र और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम अगला पढ़ते हैं। अब आपको वर्ण के बारे में भी आज बताते हैं। आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा अभी भाषा बोली लिपि और व्याकरण, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब होता है अक्षर जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण, अब पढ़ती हूँ मैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो लिपि चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, 52 वर्ड्स हैं, वर्ण हैं। वर्ण के भेद, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण के भेद हैं, 2 भेद हैं। एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। वह एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वर वर्णों की संख्या है 11। कौन कौन से हैं 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों की मात्राएं प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। बच्चों अ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसलिए इसका कोई मात्रा का चिन्ह नहीं है। बाकी जैसे आ की मात्रा में हम एक लाइन लगाते हैं, ई की मात्रा में छोटी ई की मात्रा आगे से एक लाइन और ऊपर से लगाते हैं। तो ये सारा जो है सबके तो चिन्ह होते हैं लेकिन अ की मात्रा के कोई चिन्ह नहीं होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण में जुड़ते हैं। व्यंजन में हम स्वरों की मात्रा को जोड़ देते हैं तो वहां पर हम उसका उच्चारण आ, ई, उ के रूप में करते हैं। अ, आ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ का कोई भी चिन्ह नहीं है, आ का एक लाइन है, ई की छोटी की मात्रा की लाइन है, बड़ी की मात्रा, ऊ छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री से ऋषि ए की मात्रा है, एक ऊपर, ऐ की मात्रा में 2 ऊपर है, ओ की मात्रा में एक लाइन नीचे और एक ऊपर है, औ की मात्रा में एक नीचे है और 2 ऊपर है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, बोलने में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में। ये हैं अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं बच्चों। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। दूना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। थोड़ा सा उच्चारण करते हैं, मुंह खोल के बोलते हैं आ, ये 7 हैं।
आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 वर्ण हैं ये सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अयोगवाह एक है। अयोगवाह किसी उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और आगत ध्वनियां। अनुस्वार क्या होता है? अ पर अंग की जो मात्रा बिंदी लगाते हैं उसको कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग किसे कहते हैं? अ के बाद 2 बिंदी 2 विसर्ग लगाते हैं उसको पढ़ते हैं अह। अह। अ के बाद 2 विसर्ग लगता है उसको अ की आवाज आती है उसको कहते हैं विसर्ग। और अनुनासिक होता है अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं अर्धचंद्र उसे कहते हैं। अरे अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं उसे कहते हैं अनुनासिक। और अर्धचंद्र जो होता है बच्चों, आ के ऊपर अर्धचंद्राकार लगाते हैं लेकिन कोई बिंदु नहीं लगाते हैं उसे कहते हैं अर्धचंद्र। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41 है। हिंदी के व्यंजन वर्ण क वर्ग, देखिए आपने अभी पढ़ा स्वर 11 हैं, व्यंजन कितने हो गए? 41। हिंदी के व्यंजन वर्ण है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसको पढ़ते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इय, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। अब है बच्चों उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन है ड़ और ढ। ढ ढ पढ़ में जो लगता है ढ और सड़क में जो लगता है ड़। पहला है ड़, दूसरा है ढ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन होता है श, तालव्य श, मूर्धन्य स, फिर स है दंत स और ह। ये चारों 3 स है और एक ह है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। बच्चों संयुक्त व्यंजन जो है वो एक एक वर्ण के अंदर इस एक एक अक्षर में इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं, एक स्वर भी मिला हुआ है। जैसे छ है तो क और मूर्धन्य स, आधा क और मूर्धन्य स मिला हुआ है। और प्लस अ, दोनों में हलंत लगा देंगे, आधा क प्लस आधा श मूर्धन्य स प्लस अ हो जाएगा छ। त्र में आधा त के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ। ऐसे ही ज्ञ में ज हलंत प्लस य प्लस अ। ऐसे श्र में श के नीचे तालव्य श के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ, तो श्र बन जाएगा। आगत वर्ण जो है ज और फ जिसमें नुक्ता लगा हुआ है बच्चों, इसके नीचे देखिए आपकी 2 एक एक बिंदी लगी हुई है ज ज फ, इसके नीचे आगत वर्ण ये आए हुए हैं। नोट, हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण संयुक्त रहता है, मतलब सभी वर्ण के अंदर अ मिला होता है। व्यंजन में सभी व्यंजन में अ मिला होता है। जैसे मैंने पढ़ा क में अ की आवाज आ रही है, इसका मतलब है क आधा है और स्वर अ पूरा है। आधा क के नीचे हलंत प्लस अ क बन जाएगा। व्यंजन वर्ण संयुक्त रहता है, मतलब मिला रहता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर क से हम अ को निकाल देंगे तो क आधा हो जाएगा, उसके नीचे हलंत लग जाएगा, जैसे क त प आदि। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इसका अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। य र ल व
अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। श, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह ऊष्म व्यंजन है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। अल्प प्राण, इन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, जैसे क, ग, अंग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंग अंतस्थ व्यंजन है। र अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण, इन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। महाप्राण में इन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, जैसे ख, घ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ढ़ ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अंतस्थ व्यंजन के अंदर क, ग, अंग के साथ ड़ भी आता है, सड़क वाला ड़। लेकिन ऊष्म व्यंजन के अंदर ख, घ के साथ साथ ढ़, पढ़ वाला ढ़ भी आता है। अब है स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर। बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्री में कंपन होता है। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और जब कंपन नहीं होता है तब अघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। बच्चों, सघोष के उदाहरण हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन। वर्गों के मतलब क वर्ग, तो उसका तृतीय वर्ग क्या होगा? क, ख, ग। ग तीसरा वर्ड है, चतुर्थ है घ, और पंचम है अंग। तो देखते हैं यहाँ पे व्यंजन वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन। अंग, ढ, ज, य, र, ल, व, ह ये सघोष के उदाहरण है। और अघोष के कौन कौन से उदाहरण हैं? वर्गों के प्रथम और द्वितीय व्यंजन फ, श, 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 ये जो हैं ये अघोष के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों उच्चारण के स्थान पर। व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की ध्वनि व्यंजन ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार है। उच्चारण स्थान कंठ, गले से क, ख, ग, घ, अंग और ह उच्चरित ध्वनि है। तालव्य, तालु से बोलते च, छ, ज, झ, य, य और श। मूर्धन्य, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, ढ़, श। दंत, दांत से त, थ, द, ध, न। वर्त्य, दंत मूल से स, ज, र, ल। ओष्ठ, दोनों होठों से प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ, निचले होठों और ऊपर के दांत से व और फ। अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं बच्चों? हिंदी में सभी स्वर आ, ई आदि अक्षर होते हैं, और सभी व्यंजन में अस्वर होने के कारण क प्लस अ बराबर क। मैंने पहले भी बताया, क में भी अ मिला हुआ है, ख में भी अ मिला हुआ है, ग में भी अ मिला हुआ है। जब हम उसको एक साथ लिखते हैं तो लगता है ग है, लेकिन अगर हम उसको विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो जिस अक्षर का विग्रह करते हैं, जैसे ख अगर है तो ख को हम जोड़ के अलग अलग करके लिखेंगे तो लिखेंगे ख के नीचे हलंत प्लस अ बराबर ख। वे भी अक्षर होते हैं, इसलिए कई बार वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण विच्छेद क्या है ये देखिए, अभी इसको दिखाते हैं, जरा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। बस इतना ही आज होगा। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द की बनावट अथवा रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे कलम। अब आप देखिए यहाँ पर क के नीचे हलंत है प्लस अ, क ल प्लस ल के नीचे हलंत मतलब अक्षर आधा है, प्लस अ जोड़ने से अक्षर बन गया पूरा क ल। म के अंदर हलंत, म के नीचे हलंत लगा है प्लस अ, कलम। अब जाके बना है कलम, क्योंकि जिस जिस अक्षर के अंदर
हलंत नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब वो अक्षर आधा है, वो व्यंजन आधा है। जब उसमें अ स्वर जोड़ा जाएगा तो वह पूरा व्यंजन बन जाएगा। जैसे क में हलंत लगा है प्लस अ बनाएंगे तो क बन जाएगा, व्यंजन जुड़ जाएगा उसमें स्वर और व्यंजन। कथन, कथन है, नाना है। अब देख लीजिए प के नीचे हलंत, प में आ की मात्रा है तो पा हो जाएगा प्लस प में अ की मात्रा प। किताब में क में छोटी की मात्रा क आधा है प्लस छोटी की मात्रा है, की हो गया त के नीचे हलंत प्लस आ ता, ब के नीचे हलंत प्लस अ किताब। दीवार है, द दीवार है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बड़ी की मात्रा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा है आप उसको उसी तरह से जोड़ के पढ़ेंगे और लिखेंगे। त में बड़ी की मात्रा ती, र में अ जुड़ा हुआ है र। कहानी, अब आप अपने से जोड़ जोड़ के इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इधर थोड़ा सा और शब्द दिया हुआ है, क्रम, कर्म। देखिए यहाँ पर नीचे जो र लगते हैं उनको कैसे लिखते हैं, क के नीचे र लगा हुआ है तो क आधा प्लस आधा र प्लस अ मिलके क्र बना है। क के नीचे जो र लगता है बच्चों, क हलंत है प्लस र, र भी आधा, क भी आधा है प्लस र भी आधा है। ये जो क्र दिखता है वो इतना आसान दिखता है, वो इतना आसान नहीं है। क्र, ये गलती हो जाती है, प्राय प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चों से गलती हो जाती है। तो क आधा है प्लस क के नीचे र लगा है तो हम सोचेंगे नीचे वाला अक्षर आधा है, क पूरा होगा, लेकिन आप देखिए क भी आधा है और र भी आधा है प्लस अ मिलके क्र बना है और म में हलंत प्लस अ, कर, क्रम। अब ये ऊपर र वाला देखिए, क प्लस अ मिलके क। अब देखिए कि र आधा है, वो ऊपर जो र लगा है वो भी आधा है प्लस म प्लस अ मिलके म। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला र भी आधा है और नीचे वाला र भी आधा है। लेकिन यहाँ पर आपको नीचे वाला र आधा नहीं होता है, क्रम में देखिए क आधा है, क के नीचे हलंत है प्लस र प्लस अ है, मतलब र अ में जुड़ जाएगा तो पूरा र हो जाएगा। नीचे वाला जो र है वो पूरा होता है, ऊपर जो अक्षर है वो आधा है। इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ऊपर वाला जो र है वो देखिए आप, कर्म, क अ क र, र जो है, म जो है वो पूरा है लेकिन र ऊपर वाला र आधा होता है, नीचे वाला र पूरा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब गुरु को देख लेते हैं कि नीचे र में ऊ कैसे लगता है। ग में ऊ की मात्रा गु, इतना तक तो क्लियर है। और जो र में ऊ की मात्रा है वह र जो है ऊ की मात्रा है वो छोटा ऊ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बाकी सब ठीक है बच्चों, जो जो मात्राएं वो सही दिख रही है। अब चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर तैयार है, सोना है, कोयला है, कौशल है, सौभाग्य है। देखिए कौशल, सौभाग्य, शिक्षा। देखिए छ आया है, शिक्षा में, क्षमा में देखते हैं, छ में क और स मिला हुआ है, आधा क प्लस मूर्धन्य स होता है। तो उसका क्षमा में छ जो शब्द है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के लिए आधा क प्लस मूर्धन्य आधा श प्लस अ मिलके छ बनता है। अब म प्लस आ मिलके माँ बन जाएगा, क्षमा। तो ऐसे ही आपको त्रिभुज भी है, त आधा है प्लस र आधा है प्लस ई है, त्रि। तो ये त्र भी संयुक्त व्यंजन है। यज्ञ में य प्लस अ मिलके य बनता है और ज्ञ ज्ञ य प्लस अ मिलके य बनेगा और ज प्लस य मिलके ज्य बनता है बच्चों, ज्ञ बनता है। तो यहाँ भी ये संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी। तो एक दिन मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी। आप अभी इसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में जोड़ करके लिखिएगा। और यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू सो मच। इसको व्याकरण को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बेसिक चीज़ है और इससे आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।